नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मैं आज जावा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जावा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो होता है वन काइंड ऑफ कि जब हम लैंग्वेज में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे सभी लैंग्वेजेस में अपना एक फॉर्मेट होता है यानी एक स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से जावा में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उन स्ट्रक्चर को कैसे करके डिफाइन करते हैं, उनके लिए क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के लिए, उस स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक्स करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा मेरे वीडियोस को जो होता है उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेल आइकन्स को आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियोस है उसको आप इंफॉर्मेशन उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, जावा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। जो जावा प्रोग्रामिंग में जो बेसिक फीचर्स होते हैं पहले उसको जान लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो बेसिक फीचर्स में सबसे पहला होता है जावा में कमेंट्स, दूसरा होता है जावा के डिफरेंट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब होता है जैसे इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। दीज आर द बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है जो कि हम सी में भी पढ़ते हैं और सभी लैंग्वेजेस में लगभग ये डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, जो कि बेसिक डेटा टाइप्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करके क्लास एंड उसके इंस्टेंसेस, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड अगेन एन डेटा टाइप्स। उसके बाद आता है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मतलब होता है दोज वर्ड, यानी जो कि पहले से डिफाइन होता है उस लैंग्वेज के लिए, यानी वो रिजर्व होता है, यानी उस नाम से हम अपना डेटा टाइप्स क्रिएट नहीं कर सकते, अपना वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड को हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। उसके बाद जो होता है मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर मतलब होता है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कोई डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है तो डेटा टाइप की जो यूज है यानी उसका जो यूज करने का तरीका मीन्स दैट कि वो रीडेबल है या अनरीडेबल है, यानी उसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं मॉडिफायर टाइप ऑफ। जो आपके पास कीवर्ड्स होते हैं वो होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट। तो दीज आर ऑल्सो एक कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, बट मॉडिफायर के नाम से ये तीन जो कीवर्ड है वो स्पेशली स्पेसिफाइड है। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बनते हैं, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, फिर इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर हम बात करते हैं तो प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मॉड्यूलस होता है। उसी तरह से कंडीशनल यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशन मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल्स टू, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब ऑपरेटर्स में आते हैं। स्टेटमेंट्स मतलब जो एक्सप्रेशंस या फिर ऑपरेटर से मिलके जो एक लाइन बनता है उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। मीन्स स्टेटमेंट की जो पहचान होती है वो ये होता है कि अगर कोई लाइन सेमीकोलन से एंड होता है मीन्स दैट वन स्टेटमेंट इज देयर। सेम एज स्टेटमेंट में जैसे कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होता है, जैसे जावा में स्कैनर इनपुट के लिए यूज करते हैं, प्रिंटलन आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में जैसे हम कीवर्ड यूज करते हैं इफ एल्स। उसी तरह से लूप स्टेटमेंट होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी इन्हीं के हमारे पास जो होता है यूज करके हम बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को मिला के जब हम एक ब्लॉक्स बनाते हैं तो एक ब्लॉक्स बन जाता है। एरे, एरे मीन्स दैट होता है कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल होता है। एरे एक तरीके से मल्टीपल सिमिलर डेटा टाइप्स को कंटेन करने के लिए एक ही नाम का यूज करके हम करते हैं। मेथड्स मतलब होता है फंक्शंस, जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं या सब प्रोसीजर भी बोलते हैं, ये भी यूज होता है। यानी
अगर मैं किसी ब्लॉक्स को एक मेथड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब होता है ब्लॉक्स कैन बी कन्वर्टेड इन मेथड्स, बट मेथड्स में जब हम मेथड्स बनाते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, जैसे मेथड का नाम देना पड़ता है, उसमें पैरामीटर्स होता है, रिटर्न टाइप होता है, इन चीज़ों को इंक्लूड कर देने से वो मेथड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन इज इन मेथड, तो सिमिलरली हम लोग पता चल गया। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ जो जावा स्ट्रक्चर होती है या जावा प्रोग्रामिंग होता है उसके लिए होता है। अब आते हैं सबसे पहला चीज हमने देखा था कमेंट्स। तो जावा में दो तरीके के कमेंट्स होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, जिसको हम लोग प्रिसीडेड बाई 2 स्लैश, यानी 2 स्लैश से अगर हम किसी लाइन को, यानी सिंगल लाइन, ये एक ही लाइन के लिए कमेंट्स होता है। अगर आपको 2 कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट बनाने तो 2 बार आपको डबल स्लैश करके आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन द कंपाइलर सीज डबल स्लैश इट इग्नोर्स ऑल द टेक्स्ट आफ्टर द लाइन। तो इसका मतलब है सिंगल लाइन के लिए, यानी डबल स्लैश के बाद जो भी लंबा लाइन लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसको वो इग्नोर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, मीन्स डबल स्लैश के बाद अगर ये पूरा मिलेगा तो दिस लाइन्स, यानी ये जो पूरा लाइन है ये इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर का। इसके बाद सेकेंड टाइप्स आता है वन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स, यानी जनरली 1 लाइन कमेंट्स के लिए तो फिर स्लैश लाइन बेस्ट है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए भी यूज़ करना है, यानी मल्टी लाइन के ऑप्शंस को, यानी जो हमारे पास जो ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश का यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट्स का, इसको हम सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फिर मल्टीपल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आप दोनों, इसका इस्तेमाल दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। जैसे कि व्हेन इट इज सी, जैसे स्लैश एस्ट्रिक इट स्कैन फॉर द नेक्स्ट, जैसे खत्म होता है उस तक, यानी यहाँ से वो स्टार्ट करता है और यहाँ तक खत्म करने के लिए होता है। एंड इग्नोर्स एनी टेक्स्ट, यानी इसके बीच में जो टेक्स्ट होता है, यानी स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच में जो भी टेक्स्ट होगा, चाहे सिंगल लाइन में हो चाहे मल्टीपल लाइन में हो, उसको वो इग्नोर कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ देखा, बताया है कि ये सिंगल लाइन नहीं है, 2 लाइन है, ये हो गया फर्स्ट लाइन और ये हो गया सेकेंड लाइन। तो इस तरह से 2 लाइन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो स्टार्ट और एंड को देख के वो पूरे कमेंट्स, मतलब पूरे लाइन को, यानी दोनों लाइन को वो इग्नोर करता है। तो इस तरह से हमने देखा सिंगल लाइन्स एंड डबल लाइन, मतलब मल्टीपल लाइन कमेंट्स को कैसे यूज करते हैं। अब जाते हैं रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक हमारे पास चीजें होती है, उनमें से रिजर्व वर्ड होता है। अब रिजर्व वर्ड क्या होता है, या फिर इसको हम लोग कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो रिजर्व वर्ड और द कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग, यानी ये चीज हमको जानना है कि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग पहले से ही प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें यूजर अपने तरफ से कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं करता है, ऑलरेडी डिफाइंड, यानी इसका स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिफाइन है। स्पेसिफिक मीनिंग टू द कंपाइलर एंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस इन द। तो इसका मतलब है उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस, इट्स पर्पस ऑलरेडी हैव बीन डिसाइड। तो ऑलरेडी जब डिसाइडेड है तो उसी डिसीजन को लेके ही हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है और जिस तरीके का उसका यूज है उसको हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन कंपाइलर सीज द वर्ड क्लास, जैसे कि कंपाइलर कंपाइल करता है और उसको क्लास कीवर्ड मिल जाता है, तो क्लास कीवर्ड का जो स्पेसिफिकेशन है वो ये बताता है कि इट अंडरस्टैंड दैट द वर्ड आफ्टर क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास। तो इसका मतलब है जैसे ही वो क्लास कीवर्ड को मिलता है तो स्पेसिफिकेशन में ये बताया गया है कि उसके जस्ट बाद अगर कोई वर्ड होगा तो वो उस क्लास का नाम होगा। तो इस तरह से क्लास का स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि द नेम फॉलोड बाय ये क्लास कीवर्ड्स ऑलवेज बी ए क्लास नेम, तो इसीलिए उसको रिजर्व वर्ड इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल है जिसे हमने देखा। अदर रिजर्व वर्ड्स आर देयर, जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड, एंड सो मेनी कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स आर देयर। इसका आप लिस्ट आप देख सकते हो, आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा। अब जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर। जैसे मैंने आपको बताया था पब्लिक, जैसे पब्लिक मॉडिफायर होता है, तो जावा यूजेस certain reserved words called modifiers that specify the properties of the data, methods and classes and how they can be used। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं डेटा टाइप्स, यानी वेरिएबल में अप्लाई कर सकते हैं, मेथड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लासेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी जो मॉडिफायर, यानी जिसको हम लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं, तो ये 3 मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड।
इन तीनों को हम डेटा यानी वेरिएबल में, मेथड में और क्लासेस सब में यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा, जैसे मैंने 3 बताया, इसके अलावा और छोटे छोटे जैसे कीवर्ड्स, और भी कीवर्ड्स है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पब्लिक। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइवेट ऑलरेडी नाम दे ले चुका हूँ, प्रोटेक्टेड ऑलरेडी। अब एक नया चीज है जैसे स्टैटिक, ये भी एक मॉडिफायर है। मतलब ये एक इस तरीके का स्टैटिक डेफिनेशन है जिसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अलग ही मीनिंग होता है। फाइनल का यूज हम कांस्टेंट को डिफाइन करने, यानी वेरिएबल ना डिफाइन करके वेरिएबल के वैल्यूज को फिक्स करने के लिए, यानी कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए होता है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट, तो यानी इतने सारे हमारे पास मॉडिफाइड होते हैं, जिसमें से ये मॉडिफायर तो वेल नोन होता है जो हम लोग जानते हैं, और बाकी जो मॉडिफायर है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम उसको यूज करते हैं। जैसे पब्लिक के बारे में बोला जाता है कि ये पब्लिक डेटा और पब्लिक मेथड और पब्लिक क्लास कैन बी एक्सेस बाय अदर प्रोग्राम। तो यानी इस लाइन में यही बताया गया है कि अगर मैं किसी भी मेथड्स को, किसी भी डेटा मीन्स दैट किसी भी वेरिएबल को या किसी भी क्लास को पब्लिक डिफाइन करता हूं, सो दैट क्लास और दैट मेथड्स और दैट डेटा टाइप्स और द वेरिएबल्स कैन बी यूज बाय अदर प्रोग्राम, यानी कोई भी उसको बाहर से, यानी उस क्लास के बाहर से यूज कर सकता है, अदर प्रोग्राम उसको कॉल कर सकता है। ये प्राइवेट डेटा और मेथड कैन नॉट बी एक्सेस बाय अदर प्रोग्राम। तो इसका मतलब है अगर मैंने किसी डेटा टाइप्स यानी वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया या किसी मेथड को प्राइवेट बना दिया, तो वो क्लास के बाहर के प्रोग्राम के थ्रू, यानी किसी भी बाहर के मेथड से उस डेटा को या उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है। उस डेटा या उस यानी प्राइवेट डेटा और प्राइवेट मेथड को सिर्फ उस क्लास के अंदर के मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको और भी इलाबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, यानी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है किससे। अभी तो सिंपल ये वाला जो हमारा लेक्चर्स है, सिंपल जानकारी के लिए कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमको यूज किया जाता है। अब आते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट होता है कि क्लास क्या होता है। द क्लास इज द एसेंशियल जावा कंस्ट्रक्ट। तो इसका मतलब होता है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग में ना, जावा फीचर्स के बारे में ये बताया गया है कि इट इज एन कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो इसका मतलब होता है इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होता है वो क्लास के अंदर ही होता है, क्लास से ही शुरू होता है और क्लास में ही खत्म होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि द क्लास इज द एसेंशियल जावा कंस्ट्रक्ट, यानी एसेंशियल जावा एलिमेंट्स होता है। एसेंशियल है यानी जरूरी है, इसके बिना फिर आपका जावा प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। पहला चीज हो गया। और यू कैन से दैट अनदर वर्ड में इसको बोलते हैं कि क्लास इज एन टेम्पलेट एंड ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है अगर मैंने कोई क्लास बना दिया है तो जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो मींस दैट वो एक तरीके से क्लास इज एन ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है। जैसे हम सांचा बनाते हैं और सांचा के थ्रू जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयस, जैसे टॉयस के सांचा बनाते हैं और उस सांचे से बहुत सारे टॉयस हम जनरेट कर देते हैं, यानी मोल्ड करते हैं, बना लेते हैं। तो इसका मतलब है वो जो टॉयस बन रहे हैं वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स हो गया, और जो सांचा हमने बनाया था वो एक तरीके से टेम्पलेट। उसी तरह से हमारे पास जावा में भी होते हैं कि क्लासेस जो होता है एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, और उससे जो भी चीजें बनती है, यानी उससे जो भी वेरिएबल बनता है वो जो होता है आपका ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। A class in Java is a set of objects which share common characteristics or behavior and common properties and attributes। तो बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या चीज होता है। तो यहाँ जानकारी करते हैं कि इनमें जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या जो बिहेवियर होता है और जो प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट्स होता है कॉमन होता है, सभी में कॉमन होता है। जैसे सपोज कर लो मैंने कोई क्लास बनाया है, और क्लास जो बनाते हैं, क्लास के बाद जो होता है आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट उससे आप जनरेट कर सकते हो, यानी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड। बट एक खास बात होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसके जो बिहेवियर है, काम करने का तरीका, सारे ऑब्जेक्ट्स का सेम होगा, कोई अलग नहीं होगा। उसी तरह से उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगे, यानी जैसे मेंबर्स मैंने फंक्शन यानी मेथड्स जो आपने बनाया है या जो आपने डेटा टाइप डिफाइन किया यानी वेरिएबल डिफाइन किया गया है, जो भी उसको हम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं, वो सभी में सेम होगा, यानी कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई ज्यादा या कोई कम नहीं होगा, सब में सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स होगा। तो इट इज एन यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप्स
या कि आप ऐसा बोल सकते हो जैसे मैंने पहले बताया कि क्लास इज इन टेम्पलेट्स और ब्लूप्रिंट्स, और यू कैन से दैट क्लास इज इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और प्रोटोटाइप्स। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, इससे हम जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, सो फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट इज ए क्लास, अगर स्टूडेंट मेरा एक क्लास है तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज करके उसको बनाऊंगा, तो यानी वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, यानी वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गया, क्लास डेटा टाइप्स। ठीक है, वाइल ए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नेम रवि इज एन ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद अगर मैं स्टूडेंट से एक रवि नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इसका मतलब होता है दैट इज एन इंस्टेंस, और यू कैन से दैट इज एन वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड क्लास डेटा टाइप्स। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लासेस के बारे में कि क्लास क्या होता है। उसी तरह से सेकंड आता है, मतलब नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में आता है वो होता है मेथड्स। अब मेथड्स क्या होता है? मेथड्स मतलब होता है वन काइंड ऑफ एक्शंस आर देयर। तो व्हाट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया था उसमें प्रिंटलन का यूज किया था। तो ये प्रिंटलन है क्या? ये प्रिंटलन जो होता है इज नथिंग बट एन मैथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रिंटलन है ये मैथड्स होता है, तो इसीलिए देखा गया है कि मेथड्स क्या होता है, मेथड इज सम काइंड ऑफ नेम जिसमें एक्शन प्रोवाइड होता है। सो ए मेथड इज एन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू डिस्प्ले ए मैसेज ऑन द कंसोल फॉर एग्जांपल, और some other work are there also. So it can be used even without fully understanding the details of how it is work. तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर के स्पेसिफिकेशन को, उसके अंदर के कोड को जाने बिना हम उसका यूज कर सकते हैं। ये मेथड्स की खास बात होती है। तो इट कैन बी यूज्ड विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको जानने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, बस उसमें आप वैल्यू पास करो, वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। बस यही होता है मेथड की खास बात। ए मेथड इन जावा इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन मेंशन इन इट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ ए सर्कल, यानी एक मेथड है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, द मेथड इट विल डू दैट टास्क। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ही मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, जैसे ही मैं व्हेनेवर आई एम गोइंग टू यूज दैट मेथड, it will draw a circle smoothly without any problem. So इसका मतलब होता है without knowing the instruction inside the circle method we can use it. So you can insert values or the parameters into methods and they will only be executed when called. तो इसका मतलब होता है मेथड की जो खास बात होती है, इसमें दो चीजें हैं, तीसरी चीज को मैं और भी ऐड कर दूंगा। पहला तो ये होता है कि मेथड्स में आप वैल्यू पास कर सकते हैं, पैरामीटर, यानी जिसको हम वैल्यू या पैरामीटर बोलते हैं, उसको आप मेथड में पास कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेथड से वैल्यू रिटर्न भी हो सकता है। एंड एज वेल एज जो होता है मेथड अपने आप कभी भी कॉल नहीं करता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड। तो इसका मतलब होता है जब भी हम उसको कॉल करेंगे, यानी जब भी उसको हम लोग लिखेंगे तो वो कॉल होगा। हम बिना लिखे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो मेथड है वो कॉल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एलन की बात करते हैं, तो प्रिंट एलन कभी भी अपने आप कॉल नहीं हो सकता, उसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे तब जाके वो कॉल होगा। तो इस तरह से हमने देखा मेथड का यूज क्या है, या मेथड को कैसे करके हम डिफाइन करते हैं। अब जाते हैं मेथड में एक इंपॉर्टेंट मेथड, जैसे मैंने अभी प्रिंटलन के बारे में बताया, लेकिन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो है मेन, जिसको हम लोग बोलते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। यानी जावा प्रोग्राम क्लास से शुरू होता है, मैंने आपको बताया एसेंशियल कंस्ट्रक्ट होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स होता है, यानी उसके बिना तो हमारा प्रोग्रामिंग को लिख ही नहीं सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है मेन मेथड। तो इसका मतलब है क्लास के साथ साथ उसके अंदर जो एक मेथड होता है, जो मिनिमम एक मेथड होता है, उसका नाम होता है मेन मेथड। तो इस मेन मेथड के बारे में जानते हैं। द मेन मेथड प्रोवाइड्स अ कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लो, यानी हमारे जो पूरे के पूरे जो प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग जो फ्लो करता है वो इसी से स्टार्ट करता है। द जावा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन बाय इन्वोकिंग द मेन मेथड। तो मैंने अभी बताया, जैसे जावा इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं, तो जावा इंटरप्रेटर मतलब जेवीएम। तो जेवीएम सबसे पहले किसको खोजता है? सबसे पहले मेन मेथड को खोजता है।
जब वो सबसे पहले मेन मेथड को खोजता है तो मेन मेथड को खोजने के बाद वो ये चेक करता है कि उसके अंदर सारे कंट्रोल्स यानी सारे इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए वो एग्जीक्यूट कर सके। तो यानी सबसे पहला मेन मेथड की वो सर्च करता है। द मेन मेथड लुक्स लाइक दिस। जैसे अगर आप बात करते हैं तो मेन मेथड जो होता है ऑलरेडी मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बता चुका हूं, तो उसी चीज को यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग कि मेन मेथड इस तरह से लिखा गया है। मैं इसके बारे में और भी बता मतलब नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में और थोड़ा डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा कि जो इसका मीनिंग होता है क्या होता है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों लिखते हैं, पब्लिक क्लास क्यों लिखते हैं, उसके बारे में अगले नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डेफिनेटली उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट, ब्लॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक्स इज नथिंग बट देन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। सो ये पेयर ऑफ ब्रेसेस इन ए प्रोग्राम फॉर्म ए ब्लॉक दैट ग्रुप कंपोनेंट ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करके जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हमको ब्लॉक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो अगर क्लास हम बना रहे हैं तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है यानी ये हमारा एक ब्लॉक हो गया। तो देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड क्लास ब्लॉक। उसी तरह से जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहां एंड करते हैं तो ये हमारा जो बन गया है दिस इज कॉल्ड मेथड ब्लॉक। मेथड मतलब मेन मेथड का ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। यानी जो हमारे पास जो ब्रेसेस होते हैं पेयर ऑफ ब्रेसेस, यानी पेयर ऑफ ब्रेसेस मतलब ये और ये कॉम्बिनेशंस में हम लोग ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करके जनरली जो मेथड्स होते हैं यानी जो हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो वन एंड ओनली वन ब्रेसेस जिसको हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का पेयर फॉर्म में यूज करके उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक ब्लॉक्स कहलाता है। अब आते हैं स्टेटमेंट्स, यानी जैसे अभी बात की है कि ब्लॉक्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। तो ये स्टेटमेंट्स होते क्या है? ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एन एक्शन और ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो इसका मतलब है या तो स्टेटमेंट एक हो सकता है या एक स्टेटमेंट एक साथ मल्टीपल एक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि या तो वो एक एक्शन को परफॉर्म करेगा, एक स्टेटमेंट एक ही एक्शन को परफॉर्म करेगा, नहीं तो फिर एक स्टेटमेंट जो होता है मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ एक्शन को कर सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे एक चीज हम लोग मैं यहाँ पे यूज करता हूँ x प्लस प्लस। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ x प्लस प्लस और इसको अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ तो इसका मतलब है मेरा एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट को भी डाल दिया है। तो यहाँ पे दो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। पहला उस लाइन यानी एक ही लाइन यानी एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखा, एक लाइन वन लाइन मतलब एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखा, लेकिन इसमें दो एक्शन प्रोवाइड हो रहे हैं। पहला x की वैल्यू प्रिंट हो रही है और दूसरा x की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट या तो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या सीक्वेंस ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर में समझाया, अगर मैं ये वाले स्टेटमेंट को इस जगह में पुट कर दूं तो इसका मतलब होता है कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें एक तो प्रिंट करने का काम करेगा और दूसरा x की वैल्यू होता है इंक्रीमेंट। तो यानी दो एक्शन परफॉर्म हो गए। तो इन द प्रोग्राम इज एन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द ग्रीटिंग। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो मैंने system.out.println वेलकम टू जावा लिखा है ये सिंगल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एवरी स्टेटमेंट इन जावा एंड्स विद इन सेमीकोलन। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ऐसा लाइन जो कि सेमीकोलन से एंड होता है उसको हम एक स्टेटमेंट मानते हैं। तो इसी तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट को जब हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो दे आर कॉल्ड ब्लॉक्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो वर्ड्स है, इसमें हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं, इसमें हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, अदर एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। अब जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हमको पता चल गया। अब हमारे पास वेराइटीज ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। पहला है कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास होता है इफ एल्स। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे सिंगल इफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो इफ के बाद आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हम बनाते हैं। तो ये कंडीशन इस तरह क्रिएट होता है और उसके बाद जो एक सिंगल स्टेटमेंट, मिनिमम जो एक स्टेटमेंट होता है वो सिंगल स्टेटमेंट होता है। चाहे तो आप इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा के, आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा के मल्टीपल स्टेटमेंट को भी आप जनरेट लिख सकते हैं एक इफ कंडीशन के अंदर में। तो आपको समझ में आ गया इफ कंडीशन कैसे होता है।
दूसरा होता है कि इफ एल्स जो पैटर्न होता है, यानी जनरली इफ भी काम करता है, आप चाहे तो उसके साथ एल्स पार्ट भी लगा सकते हैं। जब हमको ये डिसाइड करना होता है कि खाली हमको ट्रू वैल्यू पे काम करना है तो इफ कंडीशन लगाइए। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ट्रू एंड फॉल्स दोनों पे काम करना है तो ये लगाइए। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है, कंडीशन आपको लिखना पड़ता है, एक स्टेटमेंट होता है, उसके बाद एल्स के साथ एक यानी मिनिमम एक स्टेटमेंट इसमें जोड़ा होता है। आप इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं इफ एल्स लैडर, यानी इफ एल्स को मल्टीपल टाइम्स कैसे करके यूज करते हैं। तो यू कैन सी दैट जैसे इफ हो गया, फिर एल्स हो गया, फिर इफ हो गया, फिर उसका एल्स हो गया, फिर उसका इफ हुआ, फिर उसका एल्स हुआ। तो इसका मतलब है मैं इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख रहा हूं, एक के बाद एक। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इफ एल्स लैडर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ एल्स लैडर कोई नया चीज नहीं है। इफ एल्स को जब आप कंटिन्यूएट फॉर्म में लिखते हैं तो एक लैडर की तरह दिखता है, एक सीढ़ी नुमा आपको दिखता है, यानी मैं इस तरह से सीढ़ी की तरह दिख रहा है मेरे को। तो ये लैडर हो गया हमारे पास, एक एक पायदान हम चढ़ रहे हैं, ये इफ एल्स लैडर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स लैडर। अब आते हैं कंट्रोल जो स्टेटमेंट होता है उसमें लूप आते हैं। लूप में 3 तरीके का लूप होता है, एक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है बहुत सिमिलर होता है, जैसे सी लैंग्वेज अगर आपको आता है तो फॉर लूप यूज करने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल के जैसे कंडीशंस है उसको आपको मेंशन करना है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर करना है, और मिनिमम एक स्टेटमेंट होता है। मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। सिमिलरली व्हाइल लूप में होता है, व्हाइल लूप में कंडीशन टेस्ट होता है, फिर मिनिमम एक स्टेटमेंट होता है। सिमिलरली मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। एंड डू व्हाइल, तो व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल में डिफरेंस ये होता है कि जो कंडीशन होता है डू व्हाइल में वो लास्ट में चेक होता है, यानी मिनिमम एक बार आपका स्टेटमेंट रन करेगा। और व्हाइल लूप में ऐसा होता है कि मिनिमम आपका स्टेटमेंट 0 टाइम्स रन करेगा, यानी पहली कंडीशन अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होगा और दूसरा, लेकिन एक खास बात होता है वो ये होता है कि इसमें बाय डिफॉल्ट जो कर्ली ब्रेसेस है उसको हमको यूज करना पड़ता है। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि डू व्हाइल में ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स का प्रोविजन दिया गया है, यानी कंपलसरी ब्लॉक्स आपको प्रोवाइड करता है, यानी कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा ही। चाहे तो आप सिंगल वर्ड यूज स्टेटमेंट यूज करो या मल्टीपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस रिक्वायर्ड है। कंट्रोल स्टेटमेंट में आगे आता है स्विच केस भी आते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट किया जाता है, वो वैल्यू कंपेयर होता है। जैसे इससे कंपेयर हुआ, इससे कंपेयर हुआ, यानी यही वैल्यू इससे कंपेयर होगा। तो इसका मतलब होता है जस्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पे हम कंडीशंस नहीं पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस में जनरली रिलेशनल ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, यहाँ वैल्यू लगाते हैं। और ये वैल्यू जो होता है केस जो हम अलग अलग लिखते हैं वहां पे उस वैल्यू को लिख देते हैं ताकि ये वैल्यू उससे मैच करता है। सो दीज आर मैचिंग, यानी ये इक्वालिटी को मैच करता है, सबको देखता है कि दे आर इक्वल और नॉट। और उसके बाद अगर सपोज करो इनमें से कोई चीज हमको नहीं चाहिए, यानी एल्स पार्ट अगर चाहिए, तो यहाँ पे एल्स नहीं लिखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट हम लिखते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी यूज डिफॉल्ट, ठीक है। और एक खास बात होता है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना। स्विच केस में यहाँ जरूरी होता है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, तो यहाँ पे अगर ब्रेक लगाएंगे तो काम करेगा अच्छा। ब्रेक नहीं लगाते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक लग जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको सिर्फ केस 1 से मतलब है और केस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद आपका स्टेटमेंट ब्रेक हो जाना चाहिए, तो आप ब्रेक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट होते रहता है। एग्जिट मेथड का यूज क्या होता है देख लेते हैं। एक मेथड है, जैसे मेन मेथड मैंने बताया, और इसी तरह से जब मेथड के बारे में पढ़ ही चुके हैं तो मेथड के बारे में और थोड़ा एक मेथड के बारे में जान लेते हैं। यूज ऑफ एग्जिट टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एंड स्टॉप ऑल थ्रेड्स। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं एग्जिट यूज करता हूं पूरे प्रोग्राम में कहीं भी, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वहीं पे शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन मतलब वो प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा
और सारे जितने भी थ्रेड क्रिएट होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे। When your program start, a thread is created to run the program। तो इसका मतलब होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक थ्रेड स्टार्ट हो जाता है और आपके प्रोग्राम को रन करने लगता है, और उसके बाद द टर्मिनेट द थ्रेड यू हैव टू इन्वोक द एग्जिट मेथड। अगर आपको बीच में कहीं भी अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है फोर्सफुली तो एग्जिट मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल केस, जैसे हम थोड़ा एडवांस में चले जाएंगे तो आपको कुछ GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग भी होगा जिसमें डायलॉग बॉक्स आएंगे, और उस डायलॉग बॉक्स का यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन को यानी इस वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। यहाँ इसका डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत आगे का टॉपिक्स है, तो मैं बहुत आगे जाके इसको समझाऊंगा कि कैसे करके बनता है। चलिए, ये बताने के लिए था कि क्या हमारे पास GUI बेस्ड भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हमने सारे बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करके अपने प्रोग्राम्स को बना लिया। अब जब हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो ये भी हमारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में आता है एरर्स, प्रोग्रामिंग एरर्स। तो पहला प्रोग्रामिंग एरर्स होता है सिंटेक्स एरर। ये बहुत सिंपल एरर्स होते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लिखते समय यानी ब्लॉक बनाते समय, कीवर्ड यूज करते समय, वेरिएबल बनाते समय, क्लासेस बनाते समय, व्हाटएवर जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूज करते समय कोई भी छोटी मोटी गलती आपसे होती है तो कंपाइलर उसको डिटेक्ट करता है और आपको शो कर देता है विथ लाइन नंबर, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रन टाइम एरर्स। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज कर लो प्रोग्रामर से कोई गलती नहीं हुई है और कंपाइलर उसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देता है, तो रन करते समय वो टर्मिनेट हो सकता है, यानी रन टाइम एरर रनिंग के ड्यूरेशन में टर्मिनेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि डिवीजन वाला प्रोग्राम है, मान लो एक नंबर आपने गलती से 0 लिख दिया, डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, तो इसका मतलब डिवीजन बाय 0 आ जाएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे और भी रन टाइम एरर्स होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को बिना मतलब यूजर के कंसर्न के कि वो सिंटेक्स एरर है उसको बताए बिना रन टाइम में टर्मिनेट करते हैं। सबसे डेंजरस एरर है लॉजिक एरर। इसका मतलब होता है कि आप सब कुछ ठीक है, रन टाइम एरर भी नहीं आ रहा है, सिंटेक्स एरर भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट गलत दे रहा है, यानी आउटपुट गलत दे रहा है। तो मीन्स दैट यूजर के लॉजिक में कोई प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम की वजह से आउटपुट गलत आता। चलिए देखते हैं कंपाइलेशन एरर कैसे होता है, किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है बट ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यानी ये सिंटेक्स एरर है, यानी टर्मिनेटर हम यूज नहीं किया है, इसलिए ये सिंटेक्स एरर है। दूसरा रन टाइम एरर, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स एरर आपको नहीं मिलेगा, जैसे ही आप रन करोगे तो रन करते समय यहाँ पे आके ये अबॉर्ट हो जाएगा बिकॉज डिवीजन बाय 0 की वजह से ये हो गया। तो यानी ये जो एरर है ये रन टाइम टाइप ऑफ एरर। अब लॉजिक एरर पे देखते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया है ऐड 2 नंबर्स का, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 42 + 13 आना चाहिए, लेकिन गलती से हमने यहाँ पे लॉजिक गलत लगा दिया, लॉजिक में प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया। तो इसका मतलब होता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका एडिशन आया लेकिन इसका वैल्यू कुछ और आता है, तो यानी ये लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर यूजर का फॉल्ट होता है, यूजर के थ्रू होता है, तो इसीलिए इसमें कंपाइलर का कोई दोष नहीं होता है, ना ही रन टाइम एरर में कोई प्रॉब्लम होता है, सिर्फ लॉजिक एरर है, तो यानी ये यूजर का कंप्लीट फॉल्ट होता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियोस में स्ट्रक्चर के बारे में समझा, जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, कौन कौन से बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसका यूज करते हुए जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई आपके कमेंट्स हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड, कुछ और चीज़ों को बनाना चाहते हो या देखना चाहते हो कि कुछ तरीके का मैं प्रोग्रामिंग
करूं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।